नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे गढ़वाल का इतिहास, और गढ़वाल के इतिहास में हम देख रहे थे पंवार वंश। और इस पंवार वंश की हमने जो है 42वें शासक सहजपाल तक बात कर ली थी, जिसमें हमने कहा था कि इसके जो है देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से हमें 5 अभिलेख प्राप्त हुए थे और इसको वीर गुणज सुखद प्रज्ञा की भी उपाधि दी गई थी। और इसको जो है कहा गया था कि ये जो है बहुत ही वीर राजा था, और इसको जो क्या कहा गया था कि युद्ध में शत्रु को संताप देने वाला राजा इसे कहा गया था। किसको? तो सहजपाल को। और इसी क्रम में हम आगे शासकों की बात करते रहेंगे। तो ऐसा ही हमारा एक शासक हुआ 43वें क्रम का, और जिसका नाम था बलभद्र शाह। ऐसा शासक जो कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था गढ़वाल के पंवार राजवंश में। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल के पंवार राजवंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो है शाह की उपाधि धारण की थी? तो वो था हमारा बलभद्र शाह। अब इसमें थोड़ी सी डाउट ये है कि उपाधि इसने को ये जो है शाह की किसने दी थी? कोई कहते हैं कि बहलोल लोदी ने दी थी। उनका कथन इसलिए सत्य हो जाता है क्योंकि जैसे मौलाराम भक्त दर्शन सरी के इतिहासकार कनकपाल को 688 ईस्वी में जो है राजगद्दी पर बिठाते हैं और इनका शासनकाल मानते हैं शुरू 688 ईस्वी से। क्योंकि अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो 688 इसका जो शासनकाल हो जाएगा बलभद्र पाल शाह का, हमारे हिसाब से 888 के हिसाब से इसका शासनकाल है 1575 से और 1591। अगर 688 ईस्वी को स्थापना माना जाए तो इसका जो है 200 साल पीछे शासनकाल हो जाएगा, और 200 साल शासनकाल मतलब 1375 मतलब मान के चलो 1300-1400 के आसपास हो जाएगा। और इस टाइम जो है दिल्ली की राजगद्दी पर लोधी वंश का शासक जो है वो बहलोल लोधी ही रहा होगा। तो इसलिए इनका कथन तो सत्य हो जाता है कि बहलोल लोधी ने दिया है, लेकिन क्योंकि ज्यादा प्रामाणिकता 888 को दी गई है इसलिए ये कथन जो है सत्य नहीं होता है। इस केस में जब 888 को इस कनकपाल ने जब स्थापना की थी पंवार वंश की, अगर 888 को जो है स्थापना मान के चलो तो ये कथन असत्य हो जाता है। इसका समकालीन कौन था? तो इसका समकालीन था हमारा अकबर, जो कि राजगद्दी पर बैठा था 1556 से और 1606। अब देखते हैं कि जब 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो यहां से लगभग अफगान सत्ता बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। मतलब पूर्णतः तो नहीं, लेकिन लगभग सत्ता खत्म हो गई थी। और ऐसे में अकबर के शासनकाल में अगर किसी का जो लोधी वंश का शासक है उसका वर्चस्व रहा या इसका नाम आता है तो वो है बहादुर खान लोधी। तो हो सकता है, पक्का तो नहीं है कि उसी ने दी, क्योंकि ये कहा जाता है, मैक्सिमम राइटर मानते हैं कि लोधियों ने ही इसको शाह की उपाधि दी थी। तो हो सकता है कि बहादुर खान ने ही इसको उपाधि ये दी होगी, क्योंकि इसका शासनकाल अकबर से मैच करता है। और अकबर के टाइम पे किसी लोधी वंश का अगर नाम आता है, किसी लोधी वंश के शासक का अगर नाम आता है तो वो है बहादुर खान लोधी। हो सकता है किसी ने दिया होगा। जो बहलोल लोधी कहते हैं वो 688 को इस जो है स्थापना मान के वो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्रामाणिकता दी है 888 को। तो इसीलिए बहलोल लोधी ना होकर, इसलिए लोधी मतलब बहुत सारे इतिहासकार लोधी को मानते हैं कि लोधी वंश के शासकों ने ही दी। तो हो सकता है कि बहादुर खान ने जो है इसे शाह की उपाधि दी होगी, बलभद्र शाह को। इसकी एक दूसरी विशेषता यह है कि इसके शासनकाल में, इससे पहले जो शासक रहा गढ़वाल में सहजपाल के शासनकाल में अकबर ने एक अन्वेषण दल भेजा था गंगा नदी की उद्गम की खोज के लिए। तो कहा जाता है कि जब ये हरिद्वार में आए थे तो सहजपाल ने इनका जो है ज्यादा मान सम्मान नहीं किया था, जिस वजह से अकबर नाराज हो गया था। तो कहा जाता है कि बलभद्र पाल शाह एक राजनीतिक चतुर राजा था। इसने क्या किया कि ताकि अकबर जो है गढ़वाल पर आक्रमण न करे, तो अकबर के दरबार में जो विद्रोही थे, कटहरी थे, ये यहाँ पर गढ़वाल के तराई भाबर में आकर ये जो है यहाँ पर छुप गए थे कटहरी।
तो बलभद्रपाल शाह ने क्या किया कि इन कटहरियों को, जो विद्रोही थे अकबर के, उनको पकड़ के अकबर के हवाले किया था। इसलिए अकबर इससे प्रसन्न हो गया था और युद्ध की कोई संभावना नहीं हुई और ये भी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखने में कामयाब रहा। और नए प्रचलन प्रचलन में आ गई एक व्यवस्था कि गढ़वाल और मुगलों के बीच में राजदूत भेजने की प्रथा वहां से प्रचलन में आ गई। सबसे पहले गढ़वाल का ऐसा राजा जिसने राजदूत भेजने की प्रथा शुरू की थी मुगलों में, तो वो भी हमारा आ जाएगा बलभद्रपाल शाह। इसके बाद इसका एक युद्ध भी हुआ था, ग्वालदम युद्ध, या फिर इसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं, जो कि कब हुआ था? 1581 में। और किसके साथ? चंद शासक रुद्रचंद के साथ, जिसको कि बलभद्रपाल शाह इस युद्ध को जीत गया था। और इस युद्ध में रुद्रचंद का एक सेनापति हुआ था, जो कुमाऊं का सेनापति था रुद्रचंद का, उसका नाम था पुरुषपंत, जिसकी जो है इस बलभद्रपाल शाह और जो रुद्रचंद के बीच युद्ध हुआ था, ग्वालदम युद्ध, या इस युद्ध को बधानगढ़ युद्ध भी कहा जाता है 1581 में। तो इस युद्ध में पुरुषपंत मारा गया था और बलभद्रपाल शाह की जीत हो गई थी। ये बहुत बलशाली राजा था, योद्धा था, इसीलिए इस राजा को जो है क्या कहा गया है? कवि देवराज के द्वारा इसको भीमसेन समोबली कहा गया है। भीमसेन समोबली का मतलब है भीम के समान बलवान राजा, ऐसा कवि देवराज ने इसे कहा गया है। और इसकी अगर अन्य नाम के या उपनाम की बात करें तो राम शाह, बलराम शाह और बहादुर शाह इसके उपनाम है। बहादुर शाह कहा जाता है कि इसने जो है खुद को ये उपाधि दी थी, खुद इसने ये अपना नामकरण किया था जब ये ग्वालदम जीत गया था, ग्वालदम युद्ध जब जीत गया था ये, उसके बाद इसने जो है अपने आप को बहादुर शाह भी कहा था। तो आज हम बात करते हैं 43वां राजा बलभद्रपाल शाह। इस पे कुछ हम नोट्स लिखते हैं। तो बलभद्रपाल शाह जो कि 43वां राजा हुआ और कार्यकाल था इसका 1575 से और 1591। ये हमारा कौन से क्रम का था? तो ये था 43वां और नाम था बलभद्र शाह और शासन काल था 1575 से और 1591। अब अकबर का जो शासन था, अकबर का वो कब का शासन काल था इसका? अकबर का था 1556 से और कब? 1606, लगभग 50 वर्ष तक जो है अकबर ने शासन किया था। और इसके बाद जो है जहांगीर शासक बनेगा। तो अकबर नामा एक पुस्तक है जिसमें कि इस बलभद्र शाह का भी उल्लेख है। और इस अकबर नामा में कहा गया है कि बलभद्र शाह जो कि गढ़वाल का नरेश हुआ करता था, उसने कटहरियों को पकड़ने में जो है अकबर का साथ दिया था, ऐसा अकबर नामा में कहा गया है। तो अकबर नामा में भी बलभद्रपाल शाह का उल्लेख है। तो ये हमने अकबर का शासनकाल देखा। तो इसके बारे में एक दो टॉपिक पॉइंट लिखते हैं। सर्वप्रथम क्या है? ये जो है शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। वैसे तो अपने नाम के आगे एक पहला राजा हुआ था कल्याण शाह। कल्याण शाह ने भी अपने नाम के आगे शाह लगाया था, लेकिन उसके बाद जो अन्य राजा हुए उन्होंने अपने नाम के आगे शाह नहीं लगाया। और ये बलभद्र शाह एक ऐसा राजा था जिसको उपाधि दी गई थी। उसने तो स्वयं अपने नाम के आगे शाह लगाया था, इसने जो है इसको उपाधि मिली थी। इसीलिए इसके बाद जितने भी राजा हुए सबके आगे शाह का प्रचलन हुआ। शाह नामांत वाले राजा हुए जिनके नाम के अंत में शाह लगा। तो पहला ऐसा शासक जिसने शाह की उपाधि धारण की। दूसरा, मुगलों और गढ़वाल नरेश के बीच, मुगलों और गढ़वाल के बीच राजदूत भेजने की प्रथा। ठीक हो गया। इससे पहले मुगलों और गढ़वाल नरेश के बीच में कोई राजदूत भेजने की प्रथा नहीं थी। ये जो प्रथा शुरू हुई ये कब से हुई? बलभद्रपाल शाह के शासनकाल में। ठीक हो गया। तीसरा इसका मुख्य पॉइंट है क्या? ग्वालदम युद्ध। ग्वालदम युद्ध या इसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं।
और सन अगर पूछा जाए तो कब हुआ था, 1581, और किसके बीच में हुआ था, तो रुद्रचंद, ठीक है, चंद शासक रुद्रचंद। और इस युद्ध में, इस ग्वालदम युद्ध में जो 1581 में हुआ था, जिसे बधानगढ़ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इस युद्ध में बलभद्र पाल शाह जो है विजय हुए थे और इस रुद्रचंद का सेनापति पुरुष पंत मारा गया था। ठीक हो गया। उपाधि शाह की ली थी सबसे पहले। ये कंफ्यूजन है किसने दिया, बहुत सारे लोग बहलोल लोधी को मानते हैं। अगर शासन काल के हिसाब से देखा जाए तो बहादुर खान लोधी कहा जाता है कि इसने इसे जो है उपाधि दी होगी। और अब इसके उपनाम की अगर बात करें तो कवि देवराज ने इसे क्या कहा था, भीमसेन समोबली। क्या कहा था, तो भीमसेन समोबली, भीमसेन समोबली किसने कहा था, कवि देवराज ने, कवि देवराज। अब भीमसेन समोबली का अर्थ हुआ कि ये जो है बहुत ही बलवान था, भीम के समान बलवान था, इसलिए इसे कहा भीमसेन समोबली। इसे जो है अकबरनामा में रामशाह कहा गया है और इसके जो उपनाम है रामशाह, बलराम शाह और बहादुर शाह के नाम से भी इसे जाना जाता था। बलभद्र शाह को किस किस नाम से जाना जाता था, एक हो गया रामशाह, या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अकबरनामा में बलभद्र पाल शाह को किस नाम से जाना गया है, तो रामशाह, और दूसरा है बलराम शाह, बलराम शाह, और तीसरा इसे कहा जाता है बहादुर शाह, बहादुर शाह। ये जो बहादुर शाह है ये इसने अपने आप को खुद ही कहा था, क्योंकि जब ये ग्वालदम युद्ध जीत गया था रुद्रचंद्र से, तो उसके बाद इसने अपने आप को क्या कहा था, तो बहादुर शाह। ये इससे देखो हमें कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक तो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला गढ़वाल शासक कौन था, तो बलभद्र पाल शाह था। दूसरा, कवि देवराज ने भीमसेन समोबली किस शासक के लिए प्रयोग किया है, तो वो हो गया हमारा बलभद्र पाल शाह। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि गढ़वाल और मुगलों के बीच में राजदूत भेजने की प्रथा किस शासक के समय शुरू हुई, तो ये भी आ गया हमारा बलभद्र पाल शाह। और ग्वालदम युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो वो हुआ था रुद्रचंद और बलभद्र पाल शाह के बीच में। और अगर कोई सन पूछे तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1581 में। ठीक हो गया। इससे हमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद 44वें क्रम का एक राजा होता है जिसका नाम है मानशाह। और मानशाह का अगर शासनकाल देखा जाए, मानशाह का हमारा शासनकाल था 1591 से और 1611। 1591 से 1611 मानशाह का शासनकाल रहा। और मानशाह को कहा जाता है कि इसने दापा पर पहला सफल आक्रमण किया था। इससे पहले भी एक आक्रमण किया था गढ़वाल नरेश, जिसका नाम था विजयपाल, लेकिन विजयपाल की उस युद्ध में जो है हार हो गई थी। लेकिन जो सफल आक्रमण किया गया दापा नरेश, जो तिब्बत का नरेश हुआ करता था, वो किया था मानशाह ने। और उस समय जो तिब्बत का जो राजा हुआ करता था, जो दापा का जो नरेश था, उसका नाम था काकवा मोर। और इस युद्ध में जो है जीत गया था मानशाह। अब बात करते हैं मानशाह की। ये हमारे 3-4 क्वेश्चन इससे क्लियर हो गए। बलभद्र पाल शाह से, शाह की उपाधि धारण करने वाला, मुगलों और गढ़वाल के बीच राजदूत प्रथा प्रचलन, और ग्वालदम युद्ध, इसको कहा गया भीमसेन समोबली। किसने, कवि देवराज ने इसे कहा था भीमसेन समोबली। और इसको कहा गया रामशाह, बलराम शाह, बहादुर शाह, ये इसके उपनाम रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे निकल के आते हैं। और अब हम बात करते हैं आगे किसकी, तो मानशाह की। ठीक है, जिसने श्रीनगर में मानपुर नगर भी बसाया था जब ये दापा पे इसने विजय प्राप्त कर ली थी। और वहां से इसने तिब्बत से, कहा जाता है कि 1000 स्वर्ण कलश जो है लाए थे। कहां से, तिब्बत से। और गोरी मठ में उनकी स्थापना कर दी थी, गोरी मठ में स्थापित कर दिए थे उन 1000 स्वर्ण कलश को। और इस खुशी में यह आया और श्रीनगर में इसने एक मानपुर नगर की स्थापना की थी। तो अब बात करते हैं हम मानशाह की।
मानसा के बारे में भी हम 3-4 पॉइंट देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो मानपुर नगर किसने बसाया, तो मानसा ने। दापा पर पहला सफल आक्रमण किसने किया, काकवा मोर, उस टाइम वहां का शासक था, तो वो भी मानसा। इसके बाद एक कुमाऊं का जो चंद शासक था उस टाइम पे रुद्रचंद भी था, लेकिन उसके बाद जो है रुद्रचंद की मृत्यु के बाद लक्ष्मीचंद शासक बना वहां का। तो लक्ष्मीचंद भी इस मानसा का समकालीन था और लक्ष्मीचंद ने इस लालच में, क्योंकि जब ये स्वर्ण कलश लेके आया था तिब्बत से, तो पूरी खबर फैल गई थी कि गढ़वाल नरेश ने जो है 1000 स्वर्ण कलश विजय करके लाए हैं। इस लालच में लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल नरेश इस मानसा पर लगातार 8 बार आक्रमण किए थे। 8 बार आक्रमण करने के बाद 7 बार तो लक्ष्मीचंद हार गया था, 8वीं बार जीत गया था, क्योंकि इस मानसा ने इस युद्ध का नेतृत्व स्वयं न करके अपने सेनापति खतड़ सिंह को जो है इस युद्ध का नेतृत्व सौंपा था। इसलिए जो है लक्ष्मीचंद जीत गया था 8वां युद्ध और खतड़ सिंह की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। तो कहा जाता है कि लक्ष्मीचंद बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जो है कुमाऊं में एक त्योहार उस दिन से मनाया जिसे खतड़वा त्योहार कहा जाता है। और इसकी बात हमने जो है किस पे की थी, हमने इस जो चंद्रवंश पढ़ा था इससे पहले, उसमें भी इस खतड़वा त्योहार और खतड़ सिंह की बात की थी। तो अब हम देखते हैं मानसा। मानसा अगर क्रम की इसकी बात करें तो ये हमारा 44वें क्रम का शासक था, 44वां शासक था मानसा। और मानसा का जो शासन काल था वो था 1591 से और 1611, क्योंकि 1575 से 1591 तक कौन शासक रहा था, बलभद्रपाल शाह। उसके बाद मानसा 1591 से और 1611 पर इस गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठा था या राजभार संभाला था मानसा ने। मानसा के बारे में हमने एक तो देखा कि ये पहला सफल आक्रमण करने वाला, जिसने दापा पर सफल आक्रमण किया था। दापा नरेश कौन था, काकवा मोर। पहला दापा सफल आक्रमण। अगर सिर्फ ये पूछे कि पहला आक्रमण किसने किया था, तो गढ़वाल नरेश एक विजयपाल था जिसने जो है इससे पहले भी आक्रमण किया, लेकिन वो उस आक्रमण में असफल रहा। तो पहला दापा सफल आक्रमण किसने किया था, तो मानसा ने। इसके बाद मानसा जब वहां से आया तो उसने क्या किया, 1000 स्वर्ण कलश, 1000 स्वर्ण कलश या सोने के कलश इसने लाए थे वहां से। और कहा स्थापना कर दी थी इनकी, गौरी मठ में। गौरी मठ में ये स्थापित कर लिए थे मानसा ने, जो 1000 स्वर्ण कलश तिब्बत का जो राजा हुआ था, कौन था, काकवा मोर। काकवा मोर, ठीक है। इससे इसने जब विजय प्राप्त की थी, उसने वहां से 1000 स्वर्ण कलश लाए और गौरी मठ में स्थापित कर लिए। और इस युद्ध की विजय के पश्चात उसने प्रसन्न होकर मानपुर नगर बसाया था। कहा, श्रीनगर में मानपुर नगर की स्थापना की थी, जो कि कहां है, श्रीनगर। श्रीनगर में मानपुर नगर की स्थापना की थी, ठीक हो गया। इसके बाद इसके शासन काल में लक्ष्मीचंद, जो कि चंद्रवंश का शासक था, इसका समकालीन हुआ कुमाऊं में। इस लक्ष्मीचंद ने 8 बार आक्रमण किया। लक्ष्मीचंद, जिसे कि क्या कहा जाता था, कुमाऊं के शासनकाल में इस लक्ष्मीचंद को लकुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मीचंद ने 8 बार आक्रमण किया, 8 बार आक्रमण, 8 बार आक्रमण किया था। किसने, लक्ष्मीचंद ने। और किस पर, इस मानसा पर, ठीक है। मानसा नगर बसाया और 1000 स्वर्ण कलश लाए, जिसकी स्थापना गौरी मठ में की। उससे प्रसन्न होकर मानपुर नगर की स्थापना की श्रीनगर में। और लक्ष्मीचंद ने 8 बार आक्रमण किया था। 7 बार तो ये युद्ध हार गया था और 8वीं बार ये युद्ध जीत गया था। और 8वीं बार इसकी जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, खतड़ सिंह, जिसकी मृत्यु हो गई थी लक्ष्मीचंद के हाथों। और इसी जब खतड़ सिंह की मृत्यु हुई तो इसकी प्रसन्नता में कुमाऊं में
जो है लक्ष्मी चंद ने एक त्योहार उस दिन से प्रचलन में लाया जिसे खतड़वा त्योहार कहा जाता है और आज भी कुमाऊं में मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार है? तो खतड़वा त्योहार, खतड़वा त्योहार। ठीक हो गया। मानपुर नगर हो गया। 1000 स्वर्ण कलश, पहला दापा सफल आक्रमण मानसा ने किया था, यह हमने इसके बारे में देखे। और कहा जाता है कि ये जो है बहुत ही दानशील राजा था। दानशील राजा होने के कारण इसकी तुलना जो है किससे की गई? कर्ण और बलि के समान इसकी तुलना की गई है दान देने के कारण। और इसका एक कवि था भरत कवि, इसने इसको क्या कहा है? शौर्यवान, शौर्यवान कहा है भरत कवि ने। जो भरत कवि के बारे में थोड़ी सी देखते हैं कि ये पहले जो है मुगल का दरबारी कवि हुआ करता था, जिसने की जहांगीर की जीवनी भी एक लिखी है जिसका नाम है जहांगीर विनोद। ये भी एक क्वेश्चन है कि जहांगीर विनोद किसने लिखी? तो ये भी हमारा भरत कवि। ठीक हो गया। कौन था? भरत कवि। भरत कवि। ठीक हो गया। तो भरत कवि पहले मुगलों का दरबारी कवि हुआ करता था और ये जहांगीर का समकालीन था। इसने जहांगीर के जीवनी पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है जहांगीर विनोद। जहांगीर विनोद इससे बहुत प्रसन्न हुआ और इसको उपाधि दी थी ज्योतिक राय की। किसकी? ज्योतिक राय की उपाधि दी थी भरत कवि को। बाद में ये भरत कवि आया और ये मानसा का राजकवि हो गया था, जिसने मानवोदय काव्य की रचना की थी, जो कि संस्कृत की एक पुस्तक है मानवोदय काव्य, जो कि मानसा को समर्पित है ये पुस्तक। इस भरत कवि को ये भी एक क्वेश्चन है कि ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी जहांगीर ने। और जहांगीर विनोद की रचना किसने की थी? तो इस भरत कवि ने ही की थी। और गढ़वाल में जो मानसा को जो समर्पित पुस्तक है मानवोदय काव्य, उस मानवोदय काव्य में भरत कवि ने कहा है कि जो ये मानसा है ये बहुत ही दानशील राजा है। इस दानशील होने के कारण इस भरत कवि ने तुलना की है कर्ण और बलि से, इसकी तुलना की है और इसको शौर्यवान कहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि भरत कवि ने शौर्यवान किस गढ़वाल शासक के लिए प्रयोग किया है? तो वो भी है हमारा मानसा। और मानसा के बाद हम देखेंगे कि इसका अगला शासक होगा श्यामसा। मानसा को इसके शासनकाल में कहा जाता है कि ये जो है मानसा, इसके शासनकाल में एक ब्रिटिश यात्री भारत की यात्रा पर आया था जिसका नाम था विलियम फिंच। विलियम फिंच भारत की यात्रा पर आया था। कब? 1608 से और 1611 तक इसने जो है भारत की यात्रा की थी। और ये कहता है, इसकी एक पुस्तक है यात्रा वृतांत है जो इसकी, जब इसने यात्रा की थी तो इसकी एक यात्रा वृतांत वाली पुस्तक है जो इसने लिखी है विलियम फिंच ने, जिसका नाम क्या है? द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया। तो द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम फिंच। विलियम फिंच जो कि एक ब्रिटिश यात्री था, विलियम फिंच। और कब आया था? 1608 से 1611 में। इसकी जो यात्रा वृतांत पुस्तक है इसकी द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया, इसमें इसने कहा है कि गढ़वाल में एक नरेश हुआ करता था मानसा, जो कि स्वर्ण बर्तनों पर खाना खाता था। किसके बर्तनों में? सोने के बर्तनों में, क्योंकि 1000 स्वर्ण कलश लाया था तो एक अमीर राजा हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। लेकिन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं कि सोने के बर्तन में खाना खाता था। इससे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि विलियम फिंच किस गढ़वाल शासक के कार्यकाल में जो है भारत की यात्रा पर आया था? वो है हमारा कौन? मानसा। और 1608 से 1611। और इसकी जो यात्रा वृतांत वाली पुस्तक है उसका नाम है द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने 45वें शासक श्याम शाह की, जिसने जो है श्रीनगर में शाम शाही बागान की भी स्थापना की थी या निर्माण किया था। तो इतना आपका हो गया। पहला दापा सफल आक्रमण, काकवा मोड़ पर 1000 स्वर्ण कलश लाए और गौरीमठ में स्थापित किए। मानपुर नगर बसाया श्रीनगर में। लक्ष्मी चंद ने इस पर 8 बार आक्रमण किया, जो कि इसने लगातार 7 युद्ध जीते थे।
और इसका जो दरबारी कवि था वो कौन था? कवि भरत था, जिसको कि जहांगीर ने ज्योतिक राय की भी उपाधि दी थी। और इसी भरत कवि ने मानसा को समर्पित एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है मानवोदय काव्य, जो कि संस्कृत भाषा में है। और मानवोदय काव्य में इसने इसकी दानशील होने की प्रशंसा की है और कहा इसकी तुलना कर्ण और बलि से की है और इसको शौर्यवान कहा है। तो भरत कवि ने शौर्यवान किसे कहा है? तो मानसा को। और आगे हम बात करते हैं अब 1611 से 1631 जिसका शासनकाल रहा, जिसका नाम है श्यामशाह। श्यामशाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पहला ऐसा शासक था जिसने जो है मुगल शासक जहांगीर से भी भेंट की थी। गढ़वाल का पहला ऐसा शासक जिसने मुगलों से भेंट की। कभी वो जो राजदूत भेजने का जो प्रचलन था वो बलभद्रपाल शाह के शासन काल में शुरू हो गया था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि बलभद्रपाल शाह ने इन शासकों से भेंट की थी। तो जो भेंट करने वाला पहला शासक था वो कौन था? हमारा श्यामशाह, जिसने कब? अप्रैल 1621 में जो है इससे भेंट की थी। अब हमारा आता है 45वां शासक श्यामशाह, 45वां, और नाम था श्यामशाह। शासनकाल अगर पूछा जाए इसका तो 1611 से और 1631 ईस्वी, लगभग 20 साल होते हैं इसका। ये जो शासनकाल रहा श्यामशाह का, तो श्यामशाह का कहा जाता है कि इसके बारे में पहला एक नोट है, मुगल से भेंट करने वाला पहला गढ़वाल शासक। मुगलों से भेंट करने वाला पहला गढ़वाल शासक कौन था? तो वो था श्यामशाह। और किस मुगल शासक से इसने भेंट की थी? तो जहांगीर से इसने भेंट की थी। और कब की थी? अप्रैल 1625 में। और जब इसने जहांगीर से भेंट की थी तो कहा जाता है कि इसने जहांगीर को उपहार स्वरूप घोड़े और हाथी, एक घोड़ा एक हाथी जो है जहांगीर को उपहार में दिए थे अप्रैल 1621 में। और इसका उल्लेख कहा जाता है कि जहांगीर नामा में भी इसका जो है उल्लेख मिलता है, किसका? श्यामशाह का। ठीक है। दूसरा इसका मुख्य पॉइंट है, इसने क्या किया था कि श्रीनगर में शामशाही बगान की भी स्थापना की थी। शामशाही बगान या सामाशाही बगान भी कहीं कहीं कहा जाता है। सामाशाही बगानी का निर्माण किसने करवाया था? तो वो भी आ जाएगा हमारा श्यामशाह। इस श्यामशाह के बारे में कहा जाता है कि ये संतानहीन राजा था। इसकी 60 रानियां थी लेकिन किसी से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कहा जाता है इसका एक पुत्र भी हुआ था लेकिन वो बचपन में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक संतानहीन भी राजा था और पहला ऐसा शासक था जिसने मुगलों से भेंट की। और जहांगीर को इसने जब 1621 में जहांगीर से भेंट की थी तो जहांगीर को इसने एक घोड़ा और एक हाथी उपहार स्वरूप दिया था। और इसने जो है श्रीनगर में सामाशाही बगान की भी स्थापना की थी। और इसका एक चाचा था जिसका नाम था महिपत शाह। क्या नाम था? महिपति शाह, जिसने की जो है केशवराय मठ की स्थापना की थी इसी के शासनकाल में, केशवराय मठ। लेकिन ये स्थापना श्यामशाह ने नहीं की थी, लेकिन श्यामशाह के शासनकाल में इसके चाचा महिपत शाह ने की थी। कब? 1625 में। और कहां पे? श्रीनगर में केशवराय मठ की स्थापना की थी महिपत शाह ने, महिपति शाह ने। ठीक है। ये केशवराय मठ, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसने इसकी स्थापना नहीं की थी लेकिन इसके शासनकाल में की थी 1625 में, क्योंकि 1631 इसका शासनकाल रहा। तो इसीलिए इसके शासनकाल में इसे पढ़ा जाता है कि 1625 में, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है
कि शासनकाल में इसका हुआ, लेकिन स्थापना महिपति शाह ने की थी, इसके जो चाचा हुआ करते थे। तो केशवराय मठ की स्थापना की महिपत शाह ने, लेकिन इसके शासनकाल में 1625 में। ठीक हो गया। ये हमारा जो है श्याम शाह के बारे में हमने देखा। 2-3 पॉइंट इसके मुख्य थे। पहला तो ये मुगलों से भेंट करने वाला पहला शासक था। दूसरा इसका महत्वपूर्ण यह है कि इसने जो है शामशाही बगान का निर्माण करवाया था। तो कहाँ? श्रीनगर में। और शासनकाल था इसका 1611 से 1631। और इसी के शासनकाल में 1625 में इसके चाचा महिपत शाह ने जो है केशवराय मठ की स्थापना की थी। तो इसके बारे में इतना ही मिलता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शामशाही बगान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूके SSS के दृष्टि से। और मुगलों से भेंट करने वाला पहला शासक तो वो भी श्याम शाह। और केशवराय मठ, ये तो महिपति शाह के कार्यकाल में प्रमुख आ जाता है कि केशवराय मठ की स्थापना किसने की, तो महिपत शाह ने। अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल में इसकी स्थापना हुई, तो वो आ जाएगा हमारा श्याम शाह। और कहा गया कि ये संतानहीन राजा हुआ, तो इसीलिए इसके पश्चात 1631 से और 1635 तक राज करेगा कौन? इसका चाचा महिपति शाह जो है गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं हम महिपत शाह की, जो कि 46वें क्रम का हमारा राजा हुआ। तो अब हम हेडिंग डालते हैं दूसरी, महिपति शाह। महिपति शाह इसलिए मुख्य रहे, इसके 3 सेनापति थे। कौन कौन? एक तो था माधो सिंह भंडारी, जिसकी जो है गढ़वाल में मुख्य भूमिका रही। दूसरा था लोधी रिकोल और तीसरा था बनवारी दास। कौन कौन? एक तो माधो सिंह भंडारी, एक तो लोधी रिकोल और एक हो गया हमारा बनवारी दास। तो 46वां शासक और नाम था महिपति शाह। महिपति शाह। देखो बलभद्रपाल शाह के बाद सारे शासक शाह है। प्रदीप शाह, दिलीप शाह, महिपति शाह, पूरे प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, सारे के सारे शाह नामांत वाले शासक हुए। इसलिए बलभद्रपाल शाह ने कहा कि प्रमुख है, क्योंकि इससे पहले कल्याण शाह ने भी नाम के आगे लगाया था, लेकिन जो शाह नामांत वाले हुए वो उसके बाद ही हुए। तब हम बात करते हैं ये 46वां जो शासक था महिपत शाह। और महिपत शाह का शासन काल है 1631 से और 1635। इसके बारे में कहा गया है कि ये जो है सबसे वयस्क व्यक्ति था जो गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठा, या कह सकते हैं उम्र में सबसे अधिक व्यक्ति जो गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठा था। कहा जाता है कि लगभग 47-48 साल की उम्र में जो है ये गढ़वाल पंवार वंश की राजगद्दी पर बैठा था। इसके 3 सेनापति थे। इसको क्या कहा जाता था? एक पॉइंट ये है इसका, इसको गर्वभंजन कहा जाता था। गर्वभंजन, ध्यान रखना, एक है गर्वभंजन और एक है गर्वभंजक। ये न और क का फेरबदल है इसमें बस। गर्वभंजन अगर पूछे तो महिपति शाह, और गर्वभंजक अगर पूछे तो वो है हमारा इसका जो सेनापति था जिसका नाम था माधो सिंह भंडारी। ठीक है, गर्वभंजन कहा जाता था किसको? महिपति शाह को। इसके 3 सेनापति थे। एक तो था माधो सिंह भंडारी, दूसरा था लोधी रिकोल, और तीसरा था बनवारी दास। ये जो माधो सिंह भंडारी है इसे कहा जाता है गर्वभंजक। क्या कहा जाता है? गर्वभंजक। ठीक है, गर्वभंजन अगर पूछे किसे कहा जाता है तो महिपति शाह को, और गर्वभंजक अगर पूछे तो किसे कहा जाता है? माधो सिंह भंडारी
जिसने कि मलेथा कुल का भी निर्माण किया था। मलेथा कुल निर्माण में कहा जाता है कि जब इसने मलेथा कुल का निर्माण किया था तो उस निर्माण के बाद उस जो है नहर में पानी नहीं आ रहा था, तो कहा जाता है कि किसी देवी देवताओं का वहां पे दोष था और कहा गया था कि किसी की बलि से जो है वहां पर किसी की बलि करनी पड़ेगी, जो कि किसी का भी सबसे प्रिय हो, प्रिय पुत्र हो, मतलब सबसे प्रिय चीज सबकी संतान होती है। तो सबको पूछा गया कि बोला कि यहाँ पे जो है किसी इंसान की बलि देनी होगी। तो ऐसे में सबको पूछा गया लेकिन सबने मना कर दिया। तो माधो सिंह भंडारी ने क्या किया कि अपने पुत्र की ही बलि उस नहर के ऊपर दी, और जैसे जैसे इस माधो सिंह भंडारी के पुत्र का रक्त आगे आगे बहता गया और पीछे से जो है नहर में पानी आना भी शुरू हो गया, तो इसने अपने ही संतान को मार दिया था। इसीलिए इस माधो सिंह भंडारी को क्या कहा गया, गर्वभंजक कहा गया। ठीक हो गया। इसके सबसे प्रमुख ये किसे गर्वभंजक कहा गया। और एक है लोधी रिखोल, इसको गढ़वाल का रखवाला कहा गया। क्या कहा गया, गढ़वाल का रखवाला। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गढ़वाल का रखवाला किसे कहा जाता है या गढ़वाल के रखवाले नाम से किसे जाना जाता है। तो ये है हमारा लोधी रिखोल। और ये जो बनवाड़ी दास है इसकी मृत्यु कहा जाता है कि जब त्रिलोक चंद से युद्ध हुआ था इसकी मृत्यु हो गई थी उस टाइम पे, और लोधी रिखोल की मृत्यु महिपत शाह ने खुद कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि राज दरबार में इसके बारे में किसी ने जो है इसको बहलाया था महिपति शाह को, और इसने जो है इस लोधी रिखोल की अपने हाथों से ही मृत्यु कर दी थी। और इसने महिपति शाह ने क्या किया था, कुछ नागा साधुओं की भी हत्या की थी, जिसका उसे बाद में पश्चाताप हुआ। लोधी रिखोल की हत्या का और नागा साधुओं का इसे बाद में पश्चाताप हुआ। और कहा जाता है कि ये जो महिपति शाह शासक था ये ऋषिकेश में भरत मंदिर में गया और वहां पे इस पश्चाताप के उसमें जो है उसने वहां पर तपस्या शुरू की। और कहा जाता है कि जो भरत की मूर्ति थी वहां पर, उस भरत की मूर्ति की इसने आंखें निकलवा दी थी, क्योंकि जब वो वहां पे बैठा था तो उसने देखा कि भरत की मूर्ति उसे लगातार देख रही है। तो उसे लगा कि शायद मैंने इतने पाप किए हुए हैं कि भरत की मूर्ति मुझे लगातार घूर रही है। तो उसने क्या किया था कि आंखें निकलवा दी थी भरत की मूर्ति की, जिसका कि एक और पाप इसके ऊपर चढ़ गया था। तो कहा जाता है इसके प्रायश्चित में इसने इसको जो है किसी ने सलाह दी थी कि इसके पश्चाताप में, इसके प्रायश्चित में या तो आपको सोना पिघलाकर पीना पड़ेगा, या फिर अगर आपकी मृत्यु किसी युद्ध में होती है तो आपके ऊपर से जो है ये पाप हट जाएगा। ऐसी कहानी है। तो कहा जाता है इसने जबरदस्ती चंद शासक त्रिलोक चंद से युद्ध किया था, और त्रिलोक चंद के युद्ध करने के बाद जो है महिपति शाह की मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। और इस बनवाड़ी दास की भी उस त्रिलोक चंद से ही युद्ध करते करते मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे ऐसे वीर गढ़वाल में हुए। माधो सिंह भंडारी गर्वभंजक के नाम से जाना गया। लोधी रिखोल गढ़वाल का रखवाला जाना गया इसे। गर्वभंजन किसे कहा गया, महिपति शाह। और गर्वभंजक किसे कहा गया, ये देखो ये 9 है और ये क है, बस इतना ही अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। गर्वभंजन अगर पूछे तो महिपति शाह, और गर्वभंजक अगर पूछे तो कौन है, माधो सिंह भंडारी। इसकी कहानी भी बता दिया कि किस कारण से जो है इसे गर्वभंजक कहा गया। तो ये इस महिपति शाह की प्रमुख कहानी थी। इसके बाद हमारा जो 47वां शासक होगा वो होगा पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह बहुत छोटी उम्र में जो है शासक बन गया था। कहा जाता है कि वो जो है उस टाइम पे 7 वर्ष का था, और 7 वर्ष के शासक होने के कारण इसकी माता रानी कर्णावती को इसकी संरक्षिका रखा गया, या इसका संरक्षण किया किसने, तो रानी कर्णावती ने। गढ़वाल के शासनकाल में या गढ़वाल इस पंवार वंश के शासनकाल में 3 संरक्षिकाएं हुई। एक तो रानी कर्णावती नाकटी रानी के नाम से जिसे जाना गया, दूसरी हमारी एक हुई कनकई देवी, और एक हुई थी हमारी कौन सी, जो कि किसकी समकालीन वो थी, प्रदीप शाह की कनकई देवी, और एक हुई थी हमारी
इसकी फतेह शाह की भी एक संरक्षिका हुई थी, और एक संरक्षिका पृथ्वीपति शाह की रानी कर्णावती, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। हमने महिपति शाह तक बात कर ली, और इसके बाद हम अब आगे बात करेंगे पृथ्वीपति शाह की, जिसकी की संरक्षिका रही थी रानी कर्णावती। कब? तो 1640 तक, क्योंकि 1635 में उसको राजा बना दिया गया था पृथ्वीपति शाह को, लेकिन कम उम्र अवयस्क होने के कारण, क्योंकि वो 7 वर्ष का बताया जाता है कि पृथ्वीपति शाह उस समय 7 वर्ष का था, जिसलिए जो है इसकी माता रानी कर्णावती ने इसका संरक्षण किया था। इसकी हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक में। और 1640 के बाद खुद राजभार संभाल लिया था पृथ्वीपति शाह ने। राजा तो नियुक्त हो गया था 1635 में, लेकिन जो इसने असली राजभार संभाला वो 1640 से संभाला। 1640 तक इसकी जो माता थी रानी कर्णावती, इसने इसका संरक्षण किया, जिसकी बात हम अगले टॉपिक में डिटेल से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें हौसला मिलते रहे, और आगे हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।